नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्स सुप्रीमा के इस YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेक्स सुप्रीमा के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट श्रीकांत जी। आज हम इनसे बेल से जुड़े कानूनों के ऊपर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए सामान्य भाषा में आप बता पाएंगे कि कितनी तरीके की बेल होती है और जब एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगती हैं या जब वो जेल के अंदर जाता है तो किस किस तरीके से वो जेल के बाहर निकल के आ सकता है, कितनी तरह की बेल होती है? देखो, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आता है कि कोई जेल क्यों जाता है जी। देखो, हमारे जो क्रिमिनल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें है सेक्शन 154 में कि अगर कोई भी आदमी ऐसा ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है जी। अब इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा ज्यादा, बट जी। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेबल वो होते हैं जो बहुत ही खतरनाक, ग्रेवियस होते हैं ऑफेंसेस, रेप, मर्डर, डकैती, थेफ्ट, ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं। आईपीसी हो चाहे कोई भी दूसरा कानून हो जिसमें क्रिमिनलिटी होती है, उसमें जेल जाते हैं। तो किसी के ऊपर अगर ये केसेस, कोई पुलिस या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, शिकायत मिलती है, कंप्लेंट मिलती है किसी आदमी के खिलाफ में, तो जब उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होता है जी, तो उस आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है जी। अब इसमें दो चीजें हैं कि अरेस्ट किस केस में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। तो अरेस्ट सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में होने चाहिए जी, जो सीरियस के नेचर के। और सीरियस नेचर में भी दो तरह की चीजें होती है जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है, बार बार हाई कोर्ट्स कहती हैं, बार बार हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि वो ऑफेंसेस जैसे कि चीटिंग है, चीटिंग का ऑफेंस का पनिशमेंट होता है 3 साल तक जी। और चीटिंग अगर और ग्रेवर होता है तो 7 साल तक, तो 7 इयर्स मैक्सिमम मान लेते हैं। तो 7 इयर्स का जो पनिशमेंट है, ऑफेंस है जी। ये ऑफेंस उस तरह के होते हैं कि ये किसी ज्यादा को, सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहे होते। इसीलिए तो इसमें सेक्शन 41B में सीआरपीसी में दिया है कि पुलिस ऐसे केसेस में अरेस्ट ना करे जब तक कि ये ना बताए कि इस आदमी को अरेस्ट करना इसलिए जरूरी है कि ये भाग सकता है, ये सबूतों को तोड़ सकता है, कंप्लेनेंट को डरा सकता है, विक्टिम को थ्रेट कर सकता है, और ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेगा, ये पुलिस को भी हार्म कर सकता है, सबूत में नष्ट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में रिकॉर्डिंग्स, रीजंस के साथ वो अरेस्ट कर सकता है। मतलब अगर 7 साल से कम की सजा है तो जो भी आपने रीजंस बताए कि वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या विटनेसेस को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इन केसेस में ही अरेस्ट किया जा सकता है। बाकी केस में अगर अरेस्ट हो रहा है तो वो इल्लीगल है। और इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मैंडेटरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1000 बार कह चुकी है ट्रायल कोर्ट्स को, मजिस्ट्रेट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को कि ऐसे ऑफेंस में आप प्लीज अरेस्ट ना करें। अरेस्ट इज द एक्सेप्शन, मतलब आप हर कोशिश करें कि वो अरेस्ट ना किए जाए, लेकिन जब आप पानी ऊपर पहुंच जाए कि नहीं इसके दूसरा कोई उपाय नहीं है तब अरेस्ट करें। लेकिन आप देखते होंगे जनरल रूल्स में जो प्रैक्टिकल क्या होता है, एफआईआर होती है, पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है जी। उसके दो मतलब एस्पेक्ट है क्यों अरेस्ट करती है। नंबर 1, ताकि आदमी डर जाए और पैसा वैसा जो भी उनका, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका एक इम्प्लीकेशन जरूर आता है। दूसरा होता है कि पुलिस बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो सब केस तो सॉल्व नहीं कर पाती, तो उनको भी कुछ दिखाना है कि हम पुलिस हैं, तो इन छोटे ऑफेंसेस में करके अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर देती है। उससे भी बड़ी चीज है ये, इसको कहते हैं इलीगल अरेस्ट जी। कोई भी सेक्शन 41B का कंप्लायंस जो रिपोर्ट चाहिए होता है वो कोई पुलिस वाला नहीं बनाता है, क्योंकि अगर बनाने लगे तो अरेस्ट रुक जाएंगे, आर्बिट्रेरी अरेस्ट। मतलब 41B में ये बताना होता है कि दरअसल किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट करना मैंडेटरी है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर 7 ईयर्स से बियॉन्ड पनिशेबल है, उससे नीचे वाले। अच्छा, अब आते हैं मजिस्ट्रेट पे। सपोज करो कि वो आदमी को अरेस्ट करके लेके आया मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी बनती है कि उसको जब देखना होता है कि प्राइमा फेसी क्या मैटर है, क्या पुलिस ने जो अरेस्ट किया है उसका सही किया है, क्या अरेस्ट के कंप्लायंस किए गए हैं, सेक्शन 41B का कंप्लायंस किया गया है अरेस्ट के समय, क्या अरेस्ट इस आदमी का नेसेसरी है, ये सब मजिस्ट्रेट को भी देखना होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट भी क्या करते हैं
कि आया उसको जेसी भेज दो, उसको पीसी भेज दो, ये चलता है। कोई भी रिमांड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा कि रिमांड ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे कभी कि भाई क्यों रिमांड दिया है। तो कंप्लीटली इलीगल अरेस्ट होते हैं, इलीगल रिमांड्स होते हैं और ऐसा ही चल रहा है। एक जो सवाल मेरा शुरुआती सवाल था कि कितनी तरीके की बेल होती है। देखो बेल इसमें कितने तरीके होती है, 3 तरह की, 4 तरह की, मतलब 4 सेक्शंस हैं सीआरपीसी में बेल को लेकर के। एक बेलेबल ऑफेंस होता है 436 में, उसमें शेड्यूल में दिया हुआ है सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में पीछे साइड में कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल नेचर के होते हैं। तो अगर कोई आदमी पे वो सब केस हैं तो उसको बेल थाने से ही मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है 436 में। 437 उसके लिए है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और उसके लिए जो नॉन बेलेबल ऑफेंस 3 साल तक के लिए पनिशेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि चीटिंग हो गया। चीटिंग क्या है? नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो फर्क दोनों सेक्शंस में बेलेबल और नॉन बेलेबल में, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में नहीं है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो 437 नॉन बेलेबल होता है, इसमें बेल आपको पुलिस नहीं दे सकती है, आपको बेल कोर्ट से मिलेगी। 437 अब 437 के ही कंप्लायंस के लिए सेक्शन 41(1)(b) का मैंडेटरी जो है, अच्छा, कहीं नहीं होता है। 438 एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है लॉ में जो कि इंडिया में क्या होता है, जैसे देखो मेरे को आपको बदनाम करना है, आपको जेल भिजवाना है, दुश्मनी निकालनी, मैंने आपके ऊपर केस कर दिया जी। अब आपको पता है कि वो केस झूठा है, आपको फंसाने के लिए किया है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? अगर 438 नहीं होगा तो आपको तो पुलिस पहले पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, उसके बाद जेल होगा, उसके बाद बेल होगा बाद में। तो उन सब चीजों को बचने के लिए, इमेज बचाने के लिए, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अपने सेव करने के लिए, आइडेंटिटी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, और झूठे जो केस हैं उसको दिखाने के लिए कि ये सब जानबूझ के मेरे साथ किया गया है, तो ऐसे के लिए 438 का प्रोविजन है एंटीसिपेटरी बेल का, कि आप कोर्ट में जाकर के, वो कौन कौन सी कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि देखो किसी आदमी पे मतलब पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके बाद या सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हो? आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सेशन कोर्ट भी जा सकते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि सीधा हाई कोर्ट चले जाएं तो हाई कोर्ट कहता है कि राइट, वही मैं उस पे आ रहा हूँ। कई बार आप हाई कोर्ट जाते हो तो डिपेंड करता है सरकमस्टेंसेस पे। आपने जज को समझा दिया कि भैया ऐसा है कि सेशन में बहुत ज्यादा कुछ भी, मतलब आपने कन्विंस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोसीजर आपको सेशन फिर हाई कोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सेशन 438 का एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। 439 इज ए इम्पोर्टेंट प्रोविजन। अब 439 में क्या होता है कि ऐसे ऑफेंसेस जो 7 साल से ऊपर जिनकी सजा है, तो 7 साल से नीचे वाले 437 में थे जिसमें बोला है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, लेकिन 439 वो ऑफेंस जो 7 साल से ऊपर वाले हैं, और इसमें ऐसा कोई रूल और सुप्रीम कोर्ट का या फिर 41 का कोई नहीं है कि आपको अरेस्ट नहीं करना, आपको अरेस्ट करना ही है। अच्छा। अब इसका भी मिसयूज है जी। अब इसके ऊपर किसी ने चैलेंज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे जो भी प्रोविजन हो, लेकिन है अगर सपोज आपके ऊपर झूठा 302 का केस लग जाता है जी, मर्डर का, आप कहीं और हैं उस समय पे, तो लॉ के हिसाब से तो आपको प्रोटेक्शन नहीं है, तो भैया आप 7 ईयर से कम नहीं है, दिस इज पनिशेबल अप टू डेथ, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आपको अरेस्ट करेगी ही पुलिस 430 मतलब उसमें। तो आपके पास एंटीसिपेटरी है 438 के लिए, आप वो ले सकते हो। लेकिन 439 में क्या है कि ऐसे बहुत केस होते हैं जो झूठे केस होते हैं, प्राइमा फेसी ही केस नहीं होता है, लेकिन आदमी फिर भी अरेस्ट होता है जी, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है 437 का। कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस मेरे खिलाफ रजिस्टर हो जाता है जिसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है, फर्ज कीजिए रेप का अगर ऑफेंस मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो क्या वो सीधा ही एफआईआर रजिस्टर होते ही जेल चले जाएंगे? हाँ, इस पे भी इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि 437 जो है उसमें 7 ईयर से कम है, लेकिन रेप जो है वो 7 साल से ज्यादा उसकी सजा है जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, इवन मोहम्मद जुबैर का जो केस था अभी उसमें भी बोला है कि खाली एफआईआर करने से आप जेल नहीं भेज सकते। रेप का एफआईआर हो गया है तो खाली रेप का सेक्शन लग जाने से आप उसको जेल नहीं भेज सकते, आपको देखना होगा कि क्या उसको जेल भेजने के लिए जरूरी है। लेकिन ये प्रोटेक्शन 437 में नहीं है, लेकिन ये बोला है कि पुलिस अपनी अरेस्ट की पावर को बहुत ही सावधानी से और स्प्रिंगली यूज करे। अच्छा भाई, प्राइमरी से देख लो
लेकिन पुलिस हमेशा मतलब अगर 7 साल से ऊपर की सजा भी है तब भी बड़े ही उसमें एहतियात के साथ करना है उसमें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैटर ऑफ राइट कि आपको नहीं अरेस्ट कर सकती, उसकी मर्जी है, कर सकती है। तो यही चीज है। तो भाई ऐसा ही 439 का प्रोविजन है। तो ये 4 सेक्शंस हैं बेल को लेकर के, जो जितने भी लॉज हैं क्रिमिनल, जैसे PMLA हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, फेरा हो गया, फेमा हो गया, NDPS एक्ट हो गया, NDPS का सॉरी अलग उसका बेल स्टैट्यूट है। तो इन सब में आपको CRPC के तहत ही मिलेगा। हर एक वो क्रिमिनल लॉ, हर एक सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ जिसमें ऑफेंस डिफाइन है, ये अपराध होते हैं और उसमें बेल का प्रोविजन नहीं है, तो आपको CRPC के तहत जाना पड़ेगा। और ये सेक्शन 5 ऑफ CRPC में भी कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल स्टैट्यूट में वो नहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये होते हैं बेल के प्रोविजन जी। और एक और सवाल जो हालिया दिनों में देखा जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं हमारे, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स हैं, वहां पर अक्सर ज्यादातर केसेस में मैजिस्ट्रेट जो हैं वो बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं जी। वो न जाने क्या डर का विषय है कि एक डर है उन्हें कि हम बेल अलाउ कर देंगे तो ऊपर वाले कोर्ट हमें इम्प्लीकेट कर देंगे उसमें। तो ये किस वजह से आजकल मैजिस्ट्रेट जो हैं ज्यादातर, और बेल वकील लगा ही इसीलिए रहे हैं ताकि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए और हम सुपीरियर कोर्ट में ताकि अपील करें और वहां पे। देखो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स ने भी रिमार्क्स दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो मतलब पर्सनल में अगर फील करूं तो दुख की बात है कि आप मजिस्ट्रेट हैं, आप जज हैं, आपका काम है जज करना। यू मस्ट हैव द पोटेंशियल टू डिसाइड द केस, द बेल एप्लीकेशन ऑन द फैक्ट्स लेड अप बाय बोथ द पार्टीज, आपको देखना है। लेकिन क्या रूल है कि कोई भी आप बेल एप्लीकेशन फाइल करो, हर मतलब मुझे लगता है कि मजिस्ट्रेट वगैरह शपथ ओथ लेते समय एक और ओथ लेते हैं, दूसरी CRPC है उनकी कि पहली बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, दूसरी बेल इसको देनी है 4 महीने बाद। ये डिफाइन है। आपका चीटिंग का केस है, आपकी पहली रिजेक्ट होगी, आपको 4 महीने बाद बेल मिलेगी। तो ये मतलब नहीं, अलग ही सेटअप प्रिंसिपल हो सकता है इस बात पे हमारे ऊपर कंटेम्प्ट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखे हैं बहुत ऑर्डर्स, मैंने पूरे महीनों के ऑर्डर्स देखे हैं जज के, वो सब पेंडिंग्स ऐसे ही सारे डिसमिस होते हैं। अब इसमें मैं क्या कह रहा था, आपका सवाल था कि क्या था कि क्या है। हाँ। देखो मजिस्ट्रेट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा भी वही सवाल है। जब बावजूद सेक्शन CRPC के, सुप्रीम कोर्ट के, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द मैनर ऑफ अरेस्ट, द रीजन ऑफ अरेस्ट, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, व्हाई अरेस्ट हैज बीन मेड, राइट, और क्यों बेल दी जानी चाहिए। देखो बेल का अरेस्ट क्यों नेसेसरी है, जब तक आप किसी केस में गिल्टी प्रूफ ना हो जाओ तब तक आपको कोई हिंदुस्तान का लॉ नहीं है आपको जेल में रख सकता है। आप इनोसेंट हैं टिल प्रूवन गिल्टी अंडर सेक्शन 298 ऑफ CRPC, राइट। लेकिन उस चीज को क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। जो हमारी एक धार होती है तलवार की दोनों साइड, एक साइड कहता है कि आपकी लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, आपका इनोसेंट है, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि आपको बेल नहीं देंगे। तो इसमें मजिस्ट्रेट्स का ये रोल है कि ऐसा शायद रूमर्स है, रूमर नहीं है वो हकीकत ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डोंट माइंड करना उसको मैं बताना चाहता हूँ, कोई एडवोकेट लेने जाता है रेंट पे फ्लैट या कुछ भी, तो उसको देने से लोग घबराते हैं क्योंकि होगा पास्ट में किसी एडवोकेट ने ऐसा किया होगा, कभी किया होगा कि जब्त कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो यही रूमर्स ऐसा फैला हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया तो फिर हाई कोर्ट से उसको कॉलिंग हो जाती है। वैसा कोई केस होगा जहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई पैसे लेके आपने बेल दिया है, कुछ ऐसा होगा। तो वही रूमर्स ऐसी फैल गई है कि कोई मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा, आप डिसमिस करो। क्योंकि देखो अगर आपने बेल दिया तो उससे क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। यह तो आपको हाई कोर्ट बुला लेगा, हर केस में नहीं, लेकिन जहां उसको लगेगा कि गलत दिया है उसमें बुला सकता है, और नहीं तो नहीं बुलाएगा। बट चांसेस हैं कि बुला सकता है, 1% चांस है कि बुला सकता है, कॉल कर सकता है। लेकिन आप बेल डिसमिस करेंगे तो 1% चांस नहीं है कि आपको बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रेमेडी है। नहीं, रेमेडी भी है, और वहां पे हाई कोर्ट ये सोचता है कि मैं मजिस्ट्रेट को कैसे कॉल कर सकता हूँ। अगर उसने बेल डिसमिस करी है तो ही मस्ट हैव एक्सरसाइज, चाहे डिस्क्रिशन यूज किया है तभी तो उसने कायदे से। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी कि जिस तरीके से मजिस्ट्रेट रिजेक्ट करते जा रहे हैं इनको एक बार जुडिशियल एकेडमी में दोबारा कल का है, कई बार पहले का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इतना दुख जताया है कि यार क्या चल रहा है, मजिस्ट्रेट मतलब मशीन की तरह आज ऑर्डर पास हो रहे हैं। आप डालो
कोर्ट में बेल डालो, मशीन के तहत बाहर आ जाएगा रिजेक्ट डिसमिस। मेरे बेल ऑर्डर्स में, तीनों बेल ऑर्डर में मैं दिखाऊंगा आपको, तीनों में नाम सेम है एक्यूज के, तीनों अलग अलग बेल एप्लीकेशन से नाम सेम है, तीनों के बेल के कंटेंट्स जो जज ने लिखा है, रिमार्क्स, वो तीनों सेम है। अरे मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ऑर्डर कॉपी पेस्ट होता है, लास्ट लाइन लिखते हैं आई एम नॉट इनक्लाइंड टू ग्रांट बेल बाय डिसमिस। तो ये गलत प्रैक्टिस है। अरे आपके पास पावर है, आप डिसाइड करो ना, आप जज किस बात के हो? आप तो फिर बहुत गवार लोग से भी वो मतलब मशीन से भी खराब हो। मशीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल क्या कर रही है, चैट जीपीटी एक ऐप आया हुआ है, आप उसमें फैक्ट्स दे दोगे तो वो उसके हिसाब से, मतलब अभी पंजाब हाई कोर्ट ने यूज किया उसका, उसने फैक्ट्स, पंजाब हाई कोर्ट ने फैक्ट्स दी कि ये फैक्ट्स है प्रोसिक्यूशन का, इसको बेल दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, उसके ऊपर जजमेंट पहला हिंदुस्तान में पंजाब हाई कोर्ट ने किया। वो बेटर कर दे इनसे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वही बेटर है, वही अच्छा है। मतलब इस देश में हकीकत आज के समय में ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाता है। अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एग्जांपल बताता हूँ, और इसका बहुत गंदा इम्प्लीकेशन पड़ता है। मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट का परसों नरसों का ऑर्डर है, गंगाराम हॉस्पिटल का एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, उस डॉक्टर पे केस लगा दी एक लड़की ने, उसी की ही स्टाफ ने, कि किसी होटल में पार्टी थी जहाँ पे ये इनवाइटेड था, वो लड़की इनवाइटेड नहीं थी, उसने रेप का केस कर दिया कि मेरे साथ इसने डिजिटल रेप किया है इस प्लेस पे, ऐसे ऐसे। वो डॉक्टर तुरंत अरेस्ट होके 1 महीना तिहाड़ जेल में रहा। अच्छा। सोचो, जिंदगी भर की उसकी कमाई गई रिस्पेक्ट, डिग्निटी की क्या हो गई माँ बहन, हुई कि नहीं? वो बेल हुई अलग चीज है, लेकिन वो सारा तो चला गया ना। और क्या था केस, वो वहां पे था ही नहीं होटल में, वो अपने ऑफिस हॉस्पिटल में था, जो कि फिर जब बेल एप्लीकेशन में आर्ग्यू हुआ तो वो मिला वो। तो इसी तरीके से झूठे झूठे केसेस बना करके एक रूटीन मैनर में अरेस्ट, रूटीन मैनर में रिमांड और रूटीन मैनर में रिजेक्शन ऑफ बेल एप्लीकेशंस आर बीइंग कंटिन्यूड। देखो क्या होना चाहिए बेल देखते समय कि आदमी क्या है, अपराधी है पहले, इसका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है, कंडक्ट क्या है, फैमिली क्या है, सेक्शंस क्या है, ये सब चीज देखनी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं जी, ये देखते हैं कि सेक्शन ग्रेवियस है। अरे सेक्शन ग्रेवियस है तो उसके ऊपर भी सेक्शन में, अगर मेरा सवाल ये एक क्लियर सवाल है, अगर मैं उन जज के ऊपर एलिगेशन लगा दूं कि इसने मर्डर किया है और मैंने देखा है, एफआईआर तो हो जाएगी, एफआईआर के बेसिस पे जेल भी जाएगा, वो तो बाद की बात है, जांच होगी कहाँ था जज नहीं था, जेल तो आपको भी जाना पड़ेगा, आपको कोई इम्यूनिटी थोड़ी है, तो उसको सोचिए ना, प्राइमा फेसी देखिए। तो ऐसे ये चीजें हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, हाई कोर्ट्स जो है सुनते हैं और समझते हैं और बेल का मतलब जानते हैं, अरेस्ट की नेसेसिटी को जानते हैं और करते हैं काम जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये सब चीजें जो है बहुत बोरिंग लगता है। मैं तो मन कर रहा है आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी नहीं जाना है, और जाना है तो ईगो के साथ जाना है, बिना परवाह किए कि ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डजंट मैटर, लेकिन अपना कानून झाड़ के आना है। तो ये थे एडवोकेट श्रीकांत जी। आज हमने जाना कि बेल का जो कानून है वो इस देश में किस तरीके से काम करता है। बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल हम तब फाइल करते हैं जब हमें एंटीसिपेशन हो कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। और जो 7 साल से, जैसा एडवोकेट श्रीकांत जी ने बताया कि 7 साल से जो कम सजा के ऑफेंसेस हैं उसमें 41B का कंप्लायंस पुलिस को करना होता है कि करती नहीं है कि क्यों अरेस्ट करना मैंडेटरी है। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, स्ट्रिक्ट ड्यूटी की, आपको चेक करना है कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं है। मजिस्ट्रेट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और किस तरीके से आप देखेंगे, मैं कहना चाहता किया जा रहा है कहना चाहता हूँ कि आप अगर रूटीन मैनर जेलों में आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बंदे ऐसे जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार पकड़ा गए एनडीपीएस केस में, दुनिया भर के केस में, उनकी 10-10 साल से कस्टडी में है, बेल नहीं हो रही। मतलब बेल का जो मतलब है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, वो तो जानते नहीं है, तो अप्लाई नहीं करते हैं, डर की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे जजेस, ऐसे मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, अपनी